हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के सॉल्यूशन सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से एमसीक्यू नंबर 2। इस क्वेश्चन में एक लार्ज वाटर रिजर्वायर है जिसका हाइट h दिया हुआ है और इस रिजर्वायर के बॉटम पर एक स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है और इसका जो डेंसिटी है वो वाटर के डेंसिटी के बराबर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। नाउ द स्फीयर इज slowly pulled completely out of the water as shown in figure 2। इस स्फीयर को यहाँ से पुल करके स्लोली इस कन्फिग्रेशन तक लाया गया है। द क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय द एजेंट पुलिंग द स्फीयर। यानी कोई भी एजेंट अगर इस स्फीयर को यहाँ से स्लोली पुल करके इस कन्फिग्रेशन तक लाता है तो उसे कितना वर्क करना होगा। तो स्लोली पुल करने का मतलब है पुलिंग इट विथ जीरो नेट फोर्स, यानी जब इसको पुल कर रहे हैं तो उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको दो पार्ट में एनालाइज करते हैं। यहाँ से सरफेस तक लाते हैं और फिर सरफेस के ऊपर लाते हैं। ठीक है जी। तो समझिए, जब तक ये स्फीयर वाटर के अंदर है इसका वेट तो नीचे लग ही रहा है, जो बायंट फोर्स है वो भी ऊपर लग रहा है। तो बायंट फोर्स कितना है? डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी। अब क्योंकि इस स्फीयर का डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी बराबर है तो रो वी विल रिप्रेजेंट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो बायंट फोर्स mg के बराबर ही आ गया। यानी कि ये बायंट फोर्स और mg एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि इस स्फीयर के ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। तो एजेंट को तो कोई फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा इस स्फीयर को यहां से यहां लाने में। तो इस कॉन्फ़िगरेशन से यानी बॉटम से यहां तक लाने में कोई वर्क नहीं हुआ। अच्छा, इसके बाद जब वो पुल कर रहा होगा तो सोचिए, जब वो स्फीयर कुछ इस कॉन्फ़िगरेशन में होगा तो ये जो पार्ट है स्फीयर का, इस पार्ट का जो वेट है उतना ही बायंट फोर्स लग रहा होगा ऊपर, क्योंकि डेंसिटी सेम है। तो स्फीयर के बाहर निकले हुए पार्ट का जो वेट है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, वो एक्सटर्नल फोर्स इस स्फीयर के बाहर निकले हुए पार्ट के वेट को बैलेंस कर रहा होगा और अंदर वाले वेट को बायंट फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। यानी जितना ये स्फीयर इस सरफेस के ऊपर आ रहा है उतने स्फीयर के वेट को ही ये फोर्स बैलेंस करता चला जाएगा और धीरे धीरे ये ऊपर आता चला जाएगा। यानी कि ऐसा लग रहा है, मान लो आप सरफेस से वाटर को उठाकर आप एक ऐसा स्फीयर बना रहे हो। वाटर को ही उठाकर बना रहे हो। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि डेंसिटी तो सेम ही है। तो इसको इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने का मतलब हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर डेंसिटी सेम है तो क्यों ना वाटर के सरफेस से ही वाटर को उठाकर इस कॉन्फ़िगरेशन में ले आया जाए और चेक किया जाए कि ऐसा करने में कितना वर्क करना पड़ा। वही तो वर्क डन होगा इस स्फीयर को भी यहाँ से यहाँ लाने में, बिकॉज द डेंसिटी इज बीइंग द सेम। तो मान लीजिए जो वाटर सरफेस पे था यहाँ पर, उसी को उठाकर हमने इसमें रख दिया तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया? काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आया। स्लोली लाया गया है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। तो जब ये सारा का सारा वाटर सरफेस पे था, सरफेस से थोड़ा ही वाटर उठाएंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि ये लार्ज रिजर्वायर है। तो वाटर जब यहाँ से उठाकर इस कॉन्फ़िगरेशन में रखेंगे तो इसके हाइट में चेंज को निगलेक्ट कर सकते हैं ना हम। तो ये जो है, ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, U ड्यू टू ग्रेविटी मैं 0 मान सकता हूँ रेफरेंस के लिए। और यहीं से टोटल m मास को उठाकर एक थिन लेयर मान लीजिए, उस थिन लेयर से यहाँ से एक थिन लेयर से, बहुत ही थिन लेयर, क्योंकि रिजर्वायर इज़ वेरी लार्ज, वहाँ से उठाकर मैंने ये स्फीयर बना दिया। तो ये m मास पहले जिस जगह था वहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया है U ड्यू टू ग्रेविटी 0। अब वो मास जब यहाँ आ गया तो उसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना। इसका रेडियस r है स्फीयर का, यानी सेंटर ऑफ मास
इज आर अबव द सरफेस। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा भाई? यही मास यहां से उठकर ऐसे आ गया, तो इसी रेफरेंस लाइन से आर हाइट ऊपर उसका सेंटर ऑफ मास है, तो यू ड्यू टू ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgr। तो यहां पे इसी मास का था 0 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे mgr है, यानी कि डेल्टा यू इज mgr। भाई यही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वाटर का, इस कन्फिग्रेशन से इस कन्फिग्रेशन में। तो इतना ही तो वर्क किया गया है इस स्फेयर को बाहर निकालने में, क्योंकि आप देखिए जब ये स्फेयर बाहर निकल रहा है तो इसका जितना पोर्शन बाहर है ना, उतने पोर्शन के वेट को ही बैलेंस कर रहा है ये फोर्स, यानी कि द अप्लाइड फोर्स इज वर्किंग just equal to the gravitational force on that part of the sphere which is outside the liquid। अब अगले इंस्टेंट पर थोड़ा ज़्यादा बाहर होगा, तो जो नया वेट होगा स्फेयर का बाहर वाले पोर्शन का जो वेट होगा, उतना नया ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, ताकि स्लोली ऊपर लाया जाए। तो ये फोर्स हमेशा स्फेयर के उस वेट के बराबर है जो इस सरफेस के बाहर है। इट इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग। जैसे हमने यहां से सरफेस से उठाकर ऐसे रख दिया, तो व्हाट इज वर्क डन बाय द फोर्स इज वर्क डन बाय द एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, दैट इज mgr। देखते ही ये सवाल मैंने सॉल्व कर लिया था पहली बार में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो इसके लिए कोई बड़ा इंटीग्रेशन कुछ भी करोगे अल्टीमेटली यहीं पहुंचोगे। तो कितना सिंपल है ये। मुझे तो मज़ा ही आ गया जैसे ही मैंने देखा कि जो डेंसिटी है वो सेम एज वाटर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।